मैंने आज ही जाना कि जिस सड़क पर 1 फुट धूल की परत चढ़ी हो वो फिर भी पक्की सड़क कहला सकती है। पर मेरे दोस्त झूठ बोलेंगे नहीं। उन्होंने कहा था कि पक्की सड़क है, साइकिल उठाना, आराम से चले आना। धूल भी ऐसी वैसी नहीं, मैदे की तरह बारीक होने के कारण उड़ने में हवा से बाजी मारती थी। मेरी नाक को तो उसने अपने बाप का घर समझ लिया था। जितनी धूल इस समय मेरे बालों में और कपड़ों पर जमा हो गई थी, उतनी से ब्रह्मा नाम का कुम्हार मेरे ही जैसा एक और मिट्टी का पुतला गढ़ देता। 5 मील का रास्ता मेरे लिए सहारा रेगिस्तान हो गया। मेरी साइकिल पग पग पर धूल में फंसकर खुद भी धूल में मिल जाना चाहती थी। मैंने इतनी धूल फांक ली थी कि अपने फेफड़ों को इस समय बाहर निकाल कर रख देता तो देखने वाले समझते कि सीमेंट के बोरे हैं। खैर, किसी तरह वह सड़क खत्म हुई और मैं एक लंबी पगडंडी तय करके उस बाग के फाटक पर पहुंचा, जिसमें आज मेरी मित्र मंडली के सुबह से ही आकर टिकने की बात थी। मैं बिल्कुल पस्त हो गया था। धूल की वैतरणी पार करने के बाद यह बाग स्वर्ग सा प्रतीत हो रहा था। हृदय धीरे धीरे आनंद की पेंग मारने लगा। 12 बज गए थे। मित्रों ने रसोई तैयार कर ली होगी, मेरा इंतजार कर रहे होंगे। पता नहीं बाटियां लोगों ने घी में तर कर रखी हैं या नहीं। मैंने कह तो दिया था। बाग में दाखिल हुआ। बीच में एक बारादरी थी। चांद डाल चौकड़ी वहीं जमी होगी। मैं उसी तरफ बढ़ा। मन में सोचता जा रहा था कि एक बार पहुंचते ही सबको खूब लताड़ूंगा कि दावत देने की आखिर यह कौन सी जगह थी। शहर से इतनी दूर और ऐसी खराब सड़क। लेकिन बारादरी में कोई दिखाई ना पड़ा। किसी पेड़ के नीचे सब होंगे। मैंने सारा बाग छान डाला, कहीं किसी की गंध भी न थी। आखिर मामला क्या है? दूर एक माली कुछ काम करता दिखाई पड़ा। उसके पास जाकर मैंने पूछा, क्यों भाई, आज सुबह शहर से कुछ लोग यहां सैर के लिए आए थे? नहीं तो। अरे, मुरारी नाम का कोई आदमी नहीं आया था? एक गहरा बदन, सांवला रंग, गाल पर एक बड़ा सा मस्सा। नहीं, कोई नहीं आवा रहा। मुरली नाम का कोई आदमी, लंबा कद, चपटी नाक, घूरे पर पड़े हुए जूते सा मुंह है? नहीं। और माधो नाम का? नहीं साहब, माधो नाम का कोई नहीं आवा रहा। और मुन्नू, मंगही, मंगरू, मेवा, मोहन, मुनेसर नाम का भी कोई नहीं आवा रहा। मैं अपना सिर पकड़कर वहीं बैठ गया। मैं फिर बेवकूफ बना। इसी साल में तीसरी बार। पहली बार गंगा में नाव पर इन बदमाशों ने मुझे दावत के लिए बुलाया और भांग पिलाकर सोता हुआ छोड़कर भाग गए। दूसरी बार खुद सब खा पी कर मुरारी के मकान पर आए थे। मुझे दावत के नाम पर वहीं रोके रखा। पास के किसी कमरे में जलते तवे पर पानी के छींटे दे देकर मुझे भुलावा दिया कि खाना तैयार हो रहा है। अंत में रात के 12 बजे मैं खाली पेट रोता कलपता घर लौटा। और आज यह तीसरी बार। गर्मी का दिन, दोपहर का समय, शहर से कोसों दूर और ऐसी खराब सड़क। रोता झींकता मैं उसी पक्की सड़क से लौटा। मैं था साइकिल पर सवार, पर यदि साइकिल ही मेरे ऊपर सवार होती तब भी आगे बढ़ने में मुझे इससे अधिक जोर न लगाना पड़ता। धूप की तेजी के साथ साथ हवा भी तेज हो गई थी। मैं थकावट और भूख से मरा जा रहा था। पर इस समय मुझे सिर्फ एक ही धुन थी, मुरारी को पकड़कर पीटने की। वही ऐसी शरारतों का आविष्कारक और सूत्रधार होता है। मैं सीधा मुरारी के मकान पर पहुंचा। उसके छोटे भाई से भेंट हुई। मैंने पूछा, मुरारी है? नहीं। कहाँ गया? मैं नहीं जानता।
मर गया हो तो साफ साफ बता दो, मैं हंसी खुशी घर जाऊं। आप बहुत थके मांदे जान पड़ते हैं, जल पीजिएगा। मैं इस समय मुरारी के खून का प्यासा हूं, आए तो उससे कह देना। पास ही में मुरली का मकान था, वहां गया, वह भी ना मिला। माधव से भी भेंट ना हुई। मैं समझ गया कि सबके सब जानबूझकर कहीं छिपे हुए हैं। या तो वे सब जानते ही होंगे कि इस समय मैं बनेले सुअर से भी ज्यादा खतरनाक हो रहा था। मैं अपने मकान की ओर चला। रास्ते में पंडित नेकी राम से भेंट हो गई। वे इसी जिले में राहुलगंज नामक रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर थे। मेरा कुछ एहसान उनके ऊपर था, इससे मेरा लिहाज करते थे। नमस्कार के बाद मैंने पूछा, कहिए कहां जा रहे हैं? 2 महीने की छुट्टी मांगी थी जो मंजूर हो गई है। 1 हफ्ते में घर जाने वाला हूं। आज कुछ सामान खरीदने शहर आया था। आप तो कभी आते ही नहीं। कई बार प्रार्थना की कि रात वहीं बसेरा कीजिए। अच्छा, आऊंगा। हो सका तो आपके जाने से पहले ही। उस समय मैं भूखा प्यासा था, अधिक बातें नहीं कर सकता था। मैं किसी तरह गिरता पड़ता घर पहुंचा। 3 दिन तक मुरारी, मुरली, माधो या मोहन किसी की सूरत न दिखी। चौथे दिन सब के सब एक साथ ही मेरे मकान पर आए। पूर्व इसके कि मेरा पारा चढ़े, उन सब ने हंसना शुरू किया और ईश्वर झूठ न कहलाए, 15 मिनट तक लगातार हंसते ही रहे। मैं खड़ा दांत पीसता रहा। मुरारी ने हंसते हुए कहा, देखो, जब तक तुम हम लोगों को एक दावत ना दोगे, तब तक हम लोग तुम्हें इसी तरह बेवकूफ बनाकर छकाया करेंगे। किसी तरह अपना गुस्सा पीते हुए मैंने कहा, अपने घर पर तो मैं तुम लोगों को दावत दे नहीं सकता। मेरी पत्नी तुम लोगों को समाज की तलछट समझती हैं। राहुलगंज चलोगे? छोटी लाइन से 3 स्टेशन है, बड़ा रमणीक स्थान है। वहां के स्टेशन मास्टर मेरे मित्र हैं, दावत का सारा प्रबंध कर रखेंगे। मेरी यह राय सबको पसंद आई। अगले दिन ही वहां चलने की पक्की ठहरी। दूसरे दिन शाम को 5 बजे की गाड़ी से हम लोग रवाना हुए और 6 बजते बजते राहुलगंज पहुंच गए। पंडित नेकी राम मेरे साथ इतने आदमियों को देखकर घबरा गए। उन्हें अलग ले जाकर मैंने उनसे कुछ बातें की। वे हंसकर चुप रहे। मैंने पूछा, आप कल सुबह जा रहे हैं? कल सुबह नहीं, बल्कि आज ही रात 3 बजे की गाड़ी से। मेरी जगह काम करने वाले आ गए हैं। कल से मेरी छुट्टी शुरू होगी। इधर मुरारी और मोहन में बहस हो रही थी कि आसन कहां जमाया जाए। मुरारी प्लेटफॉर्म पर ही दरी बिछाकर बैठना चाहता था। मोहन की राय थी कि सामने कुएं की जगह पर बैठक जमे, पर मैंने जो राय दी वह अपनी नवीनता के कारण सबको पसंद आई। स्टेशन के बिल्कुल समीप और रेल की पटरियों से कुछ दूरी पर पानी की टंकी थी। जमीन से करीब 90 फुट की ऊंचाई पर यह लोहे के खंभों के ऊपर बिठाई हुई थी। चढ़ने के लिए साथ में लोहे की पतली सीढ़ी रखी थी। टंकी ऊपर से ढकी हुई थी। मैंने कहा कि क्यों ना इस टंकी पर चढ़कर बैठा जाए। चांदनी रात में बड़ा मजा रहेगा। चारों ओर से हवादार जगह, फिर नीचे से पानी की तरी। पास में पेड़ों का झुरमुट होने के कारण कोई देखेगा भी नहीं। टंकी पर एक दरी बिछा दी गई और मित्र मंडली उस पर जा धमकी। 2-2.5 घंटे तो देखते देखते बीत गए। 9 बजे लोगों की राय हुई कि अब खाना खाना चाहिए, ऊपर ही खाया जाएगा। मैं प्रबंध करने के लिए नीचे भेजा गया। पंडित नेकी राम अपने कमरे में स्टेशन पर बैठे हुए थे। मैंने जाकर कहा, पंडित जी, अब कोई आदमी दीजिए जो सीढ़ी गिराने में मेरी मदद करे, लेकिन पहले एक घड़ा पानी पीने के लिए ऊपर रखवा दीजिए, गर्मी बहुत है। पंडित जी ने अपना नौकर मेरे साथ किया। नौकर पानी का घड़ा लेकर टंकी पर चढ़ा तो दोस्तों ने समझा
कि अब खाना भी आता होगा, लेकिन नौकर ने उतरकर मेरी मदद से लोहे की सीढ़ी खिसकाकर धीरे से नीचे गिरा दी। मैं नीचे बैठकर तमाशा देखने लगा। करीब आधा घंटा लोगों ने प्रतीक्षा की। फिर यह राय हुई कि कोई नीचे उतरकर देखे कि भोजन पहुंचने में देर क्यों हो रही है। मुरारी नीचे आने के लिए खड़ा हुआ, पर यह क्या, सीढ़ी कहां गायब हो गई। मुरारी ने झुककर देखा तो सीढ़ी जमीन पर गिरी दिखाई पड़ी। उस छोटी सी दुनिया में जो इस समय पानी की टंकी पर स्थित थी, एक क्रांति सी पैदा हो गई। मुझे अभी तक इसका खेद है। काफी प्रकाश न होने के कारण मैं अपने मित्रों का चेहरा अच्छी तरह नहीं देख पाया था। हाँ, काफी शोर सुनाई पड़ रहा था। मैंने नीचे से पूछा, क्या है मुरारी, क्यों शोर कर रहे हो? अजी, यहाँ की सीढ़ी कैसे गिर गई? हम लोग नीचे कैसे उतरेंगे? नीचे उतरने की जरूरत क्या है, अब सवेरे नीचे उतरना। बड़े भाग्य से ऐसा उच्च स्थान प्राप्त होता है। देखो, चांदनी खिली हुई है, शीतल मंद सुगंध बयार बह रही है, ऊपर निर्मल निरभ्र आकाश का वितान है, नीचे हरी भरी पृथ्वी का प्रसार है। मनोरम दृश्य है। कविता करो या कहानी कहो, रात कट जाएगी। सोचो कि इस समय तुम लोग स्वर्ग के कितने निकट हो। मैंने पंडित नेकी राम के नौकर से कह दिया था। वह एक हाथ में लालटेन और दूसरे में मेरे लिए थाली लिए आ पहुंचा। मैं वहीं बैठकर खाने लगा। मोहन ने ऊपर से पूछा, अजी हम लोग क्या खाएंगे? यह कचौड़ी बड़ी लाजवाब बनी है, कहो तो मैं एक टुकड़ा तुम लोगों को देखने के लिए ऊपर फेंकूं? इसका मुझे कोई उत्तर ना मिला, पर करहाने की आवाज मुझे साफ सुनाई दी। मैंने फिर कहा, अजी रबड़ी की खुशबू से तो दिल हरा हो गया। तुम लोगों तक इसकी खुशबू पहुंच रही है या नहीं? इस बार भी मुझे कोई उत्तर ना मिला। मैंने अपनी निगाह ऊपर उठाई। आपने अंधेरे में किसी बिल्ली की आंखें चमकती हुई देखी हैं? ठीक उसी तरह की 4 जोड़ी आंखें टंकी के ऊपर से मेरी ओर आंख फेंक रही थीं। खाना खत्म करके मैं वहां से चलने लगा। चलते हुए मैंने कहा, ऊपर एक घड़ा पीने का पानी मैंने रखवा दिया है। खाली पेट ठंडा जल पीना आयुर्वेद में त्रिदोष नाशक माना गया है। थोड़ी दूर जाकर मैं फिर लौटा। एक बात मैं भूल गया था। मैंने कहा, हाँ, एक बात और। पंडित नेकी राम ने कहा है कि रात में अगर किसी ने शोर किया तो वे पुलिस को खबर दे देंगे कि कुछ बाहरी लोग बिना इजाजत स्टेशन की टंकी पर चढ़ गए हैं और ऊधम मचा रहे हैं। तुम्हारा संहार हो। राहुलगंज ब्रांच लाइन का स्टेशन है। रात में गाड़ियां नहीं आती जाती, इसलिए स्टेशन पर शांति थी। सुबह 3:30 बजे की गाड़ी से पंडित नेकी राम रवाना हो गए। मैं भी उसी गाड़ी से रवाना हुआ। पंडित जी ने नए स्टेशन मास्टर से, जो उनके मित्र थे, चलते समय कह दिया कि कुछ मेहमान पानी की टंकी पर सो रहे हैं। इन्हें सुबह 6 बजे की गाड़ी के समय से पहले ही सीढ़ी लगाकर उतार दीजिएगा। घर आकर मैं कई दिन तक बाहर नहीं निकला। मुरारी वगैरह आते थे और हाथ मलकर लौट जाते थे, क्योंकि मैं घर पर ही नहीं होता था।